हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रामजीदास राठौर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एमएलवी कॉलेज ग्वालियर, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में हम वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंट का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 पर चर्चा की जा रही है। और यूनिट 1 में आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है लेखांकन की अवधारणाएं एवं परंपराएं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं लेखांकन सिद्धांत के अर्थ के बारे में कि लेखांकन सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो इसको समझने के पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी भूमिका के बारे में। तो लेखांकन अकाउंटिंग एक पद्धति है और इसका विकास कई शताब्दियों में हो पाया है। इस अवधि में लेखा करने योग्य लेन देनों तथा घटनाओं को पहचानने, उनको आंकने, वैल्यूएशन करने, लेखा पुस्तकों में उनका अभिलेख करने, रिकॉर्ड करने, वित्तीय विवरण बनाने और इच्छुक इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, पक्षों को संबंधित सूचना देने हेतु प्रतिवेदन बनाने के लिए कुछ निश्चित आधारभूत संकल्पनाओं, अवधारणाओं और आधारभूत सिद्धांतों, कन्वेंशंस को बनाया गया है। लेखांकन के कार्य तथा व्यवहार में मार्गदर्शन करने वाली संकल्पनाएं और आधारभूत सिद्धांत ही लेखांकन का सिद्धांत आधार, थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। इन्हें लेखांकन का सर्वमान्य सिद्धांत, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। GAAP, गैप इसको ब्रीफ में कहा जा सकता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इंट्रोडक्शन में जिस बात पर आपका फोकस अट्रैक्ट किया गया है वह यह है कि आप जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आपके कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं जो सामान्य रूप से स्वीकृत किए जाते हैं। उन्हीं को हम लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। और इसके मीनिंग के बारे में हम थोड़ी और चर्चा करें तो जो भी आपके फंडामेंटल बिलीफ्स और रूल्स ऑफ एक्शन और कंडक्ट जो आपने बनाए हैं सामान्य आधारभूत मान्यताओं के आधार पर, तो वह आपके लेखांकन के सिद्धांत कहलाते हैं। और ये सिद्धांत प्रकृति प्रदत्त या आविष्कारिक नहीं होते बल्कि मनुष्यकृत होते हैं। कहने का एस्पेक्ट ये है कि इन सिद्धांतों का निर्माण प्रकृति के द्वारा नहीं किया गया है और ना ही इनका आविष्कार किया गया है, बल्कि आपने अपने डेली व्यवहार के अनुभव के आधार पर इन सिद्धांतों का निर्माण किया है। और जो सिद्धांत आप समझेंगे उन सिद्धांतों का पालन करने पर लेखांकन पद्धति में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी आती है और लेखांकन की भाषा सहज हो जाती है, जिसको कि आप आसानी से समझ सकते हैं। और व्यवसाय की भाषा लेखांकन है। अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यदि आप बिजनेस को समझना चाहते हैं तो बिजनेस को समझने के लिए आपको लेखांकन को समझना अनिवार्य है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि व्यवसाय की भाषा लेखांकन है। और लेखांकन को सहजता से समझ लेने पर, आसानी से अंडरस्टैंड करने पर व्यवसाय के विकास की गति भी सरलता से समझ में आ जाती है। जब आपको बिजनेस की भाषा समझ आती है तो उसके बाद आप अपने व्यवसाय की गति को आसानी से समझ सकते हैं। कहने का एस्पेक्ट यह है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका व्यवसाय किस ओर जा रहा है और किस गति से जा रहा है। तो ये बात थी आपके लेखांकन सिद्धांत की परिभाषा के बारे में, अर्थ के बारे में। तो अब एक आध हम डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अनुसार लेखांकन के नियम और प्रक्रिया से जुड़े सिद्धांत
तत्वों के समूह को लेखांकन का सिद्धांत कहते हैं, जो प्रचलित व्यवहारों की व्याख्या रूपी सेवा देता है और विकल्प रहने पर परंपरा या प्रक्रिया के चुनाव हेतु मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ जो बात आपको बताई जा रही है कि जो भी आपके नियम हैं, समूह हैं, लेखांकन के सिद्धांत हैं, तो आपको जो प्रचलित व्यवहार हैं उनकी व्याख्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, और साथ ही साथ परंपरा या प्रक्रिया के चुनाव के लिए आपको डायरेक्शन भी मिलता है कि आप क्या करें, किस परिस्थिति में क्या निर्णय आपको लेना है। तो इस तरीके से हम एक आइडियल डेफिनेशन पर इसकी चर्चा करें तो हमारे सामने निकल के आता है कि व्यापारिक समव्यवहारों का लेखा करते समय जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं उनका रिकॉर्ड करते समय और वित्तीय विवरणों को बनाने में, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप तैयार करेंगे बनाने में, सहयोगी सामान्य स्वीकृत प्रचलित अवधारणा, जो आपकी हेल्पफुल, आपकी स्वीकृत हैं, प्रचलित अवधारणाएं हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं, मान्यताएं और सैद्धांतिक नियमों के समूह को आप लेखांकन का सिद्धांत, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहेंगे। तो इस तरीके से हमने लेखांकन का अर्थ समझा, साथ ही साथ उसकी परिभाषा को हमने समझा, और इसके बाद हम बात करते हैं कि लेखांकन की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। तो लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति, जो नेचर है, वो विकासशील है, डेवलपमेंट बेस्ड है, और ये मनुष्यकृत हैं। इसका मतलब ये है कि आप ही ने इसका निर्माण किया है और इनका किसी भी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किसी भी अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख इनका नहीं है। ये व्यवहार, औचित्य, उद्देश्य, अनुभव, तर्क, प्रयोग और आवश्यकता के परिणाम हैं। तो जो ट्रांजैक्शन है उसका औचित्य क्या है, ऑब्जेक्ट, आपका अनुभव, आपकी रीजनिंग कैपेसिटी, और प्रयोग और यूटिलिटी का परिणाम है। और इन सिद्धांतों की प्रकृति और विकास की आवश्यकताओं एवं समस्याओं, इन समस्याओं के संबंध की विधियों तथा पेशेवर संस्थानों के विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सिद्धांत इससे भी प्रभावित होते हैं। यदि हम इसके डेवलपमेंट की बात करें तो लेखांकन के सिद्धांत के विकास की प्रवृत्ति निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यूसली इनका विकास होता रहता है, और यथार्थपरक वस्तुगत शुद्धता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप एक ऐसा माहौल चाहते हैं कि जो वास्तविकता से जुड़ा हो। और लेखांकन के सिद्धांत विकास की प्रकृति में जो क्रम, यदि हम इसकी बात करें तो क्रम इस तरीके से रहेगा, कुछ स्टेप्स के माध्यम से, कि सबसे पहली बात होती है समस्या की, प्रॉब्लम क्या है। सेकंड वन, आप उसका थिंकिंग करते हैं, चिंतन करते हैं। थर्ड वन, उत्पत्ति होती है कि आपके दिमाग में आइडिया आता है चिंतन के बाद कि क्या करना चाहिए, और उसका आप चिंतन मंथन करने के बाद अंतिम स्टेप में आप उसका सिद्धांत बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं। तो इस तरीके से लेखांकन सिद्धांत की प्रकृति लगातार विकासशील अवस्था में चलती रहती है। इसके बाद हम अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो आगे जो हमारे पास टॉपिक है वह है लेखांकन सिद्धांत के तत्वों के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो लेखांकन सिद्धांत के तत्व कौन से हैं उनको ज़रा समझते हैं। तो सामान्यतः 3 तत्व इसमें पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तत्व आपके सामने है वह है औचित्य, रिलीवेंस। तो औचित्य का संबंध उपयोगिता से है। औचित्य का संबंध उपयोगिता से है और लेखांकन सिद्धांत इसके उपयोगकर्ता हेतु सहज, सरल, समझने योग्य और उपयोगी होने चाहिए। कहने का एस्पेक्ट ये है कि जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है लेखांकन सिद्धांतों की, तो वो इसलिए है कि आसानी से ये समझने योग्य हों, सरल हों और उपयोगी आपके लिए होना चाहिए। सेकंड वन जो तत्व है वो है ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य पूर्णता।
उद्देश्यपूर्णता का संबंध शुद्धता, विश्वसनीयता, सत्यता और जांच की सुविधा से है। तो कहने का एस्पेक्ट कि आपका जो सिद्धांत आपने बनाया है वो शुद्ध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, सत्यता उसमें होनी चाहिए, और यदि आप जांच करना चाहते हैं तो वो जांच भी आप आसानी से कर सकें, इस तरह की सुविधा आपको मिलनी चाहिए। लेखांकन सिद्धांत पर किसी व्यक्ति विशेष के विचारों का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये मनुष्यकृत हैं, लेकिन आपके विचारों पर ही पूर्ण रूप से आधारित नहीं होने चाहिए, और ये सिद्धांत वास्तविक तथ्यात्मक आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। आपने जो निर्णय लिया है वो कुछ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स होना चाहिए, और जिससे कि आंकड़ों की शुद्धता, विश्वसनीयता और सत्यता की जांच सरलता से की जा सके। तो इस बात का भी आपको इसमें ख्याल रखना रहेगा। द नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वह है, आपका एलिमेंट है वह है व्यावहारिकता, फैसिबिलिटी। तो व्यावहारिकता का संबंध लाभप्रदता से है, और लेखांकन सिद्धांत व्यावहारिकता के धरातल पर लाभप्रद और व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यावहारिक होने चाहिए, और ये सिद्धांत बदलती परिस्थिति के अनुकूल रहना चाहिए। कहने का एस्पेक्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इन सिद्धांतों को आसानी से अपने व्यवसाय के अनुरूप उनमें परिवर्तन ला सकें। तो इस तरीके से ये सिद्धांत आपके व्यावहारिक भी होने चाहिए। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं, तो वह है लेखांकन सिद्धांत की विशेषताएं। तो लेखांकन के सिद्धांत अभी हम समझ रहे थे, तो इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। स्क्रीन पर लिखी हुई हैं, थोड़ा आप समझते भी जाइए। तो पहली विशेषता तो ये है कि ये सिद्धांत मनुष्यकृत होते हैं, जैसा कि हमने इसकी परिभाषा से मैं समझा था कि आप ही इसका निर्माण करते हैं परिस्थितियों के अनुसार। और अभी हम एलिमेंट्स में समझ रहे थे, तो ये सिद्धांत औचित्य, उद्देश्य और व्यावहारिकता का गुण इनमें रहता है, इन सिद्धांतों में। और साथ ही साथ इनका निर्माण आधारभूत मान्यताएं और कार्य पद्धति संबंधी नियमों के आधार पर होता है। और ये सिद्धांत औचित्य, उद्देश्य और समस्याओं के चिंतन पर आधारित होते हैं। तो रिलीवेंस आपका है, और आप चिंतन, व्यावहारिकता, ये सारी चीज़ उसमें रहती है। और इनकी स्थिति सर्वमान्य सूची नहीं होती। कहने का एस्पेक्ट ये है कि कोई आपका फिक्स रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप अपने व्यवहार से आप इनको क्रिएट करते हैं। और एक ही लेखांकन कार्य के लिए अलग अलग व्यवसाय में औचित्य, उद्देश्य और व्यावहारिकता के अनुसार अलग अलग लेखांकन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा आपका व्यवसाय है, जैसी आपकी आवश्यकता है, उसके अनुसार आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन, लेखांकन सिद्धांत विकासशील और परिस्थितियों के अनुसार विश्वसनीय रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। तो अभी हमने समझा भी था कि परिस्थितियों के अनुसार आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। और लेखांकन सिद्धांतों का उल्लेख अधिनियम में नहीं है। कहने का एस्पेक्ट ये है कि किसी भी नियम में इसको नहीं लिखा गया है, रूल बुक में। और लेखांकन सिद्धांत आधारभूत मान्यताओं और कार्य पद्धति संबंधी नियमों का समूह होता है। तो जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो समूह आपने बनाया है वह है आपका लेखांकन सिद्धांत। तो इस तरीके से अभी हमने लेखांकन सिद्धांत की विशेषताओं की चर्चा की। अब हम समझते हैं लेखांकन प्रथाओं का अर्थ। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। लेखांकन परिपाटी, यूजेस तथा परंपराओं, कस्टम्स पर आधारित होती है। और परिपाटी और परंपराएं एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो लंबे समय से चली आ रही होती है। तो हमारी जो परंपराएं होती हैं, और स्वाभाविक रूप से लेखा पालकों को लेखांकन की परिपाटी और परंपराओं का पालन करना पड़ता है। जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हमारे पारिवारिक संस्कृति परंपराओं का पालन करते हैं, इसी तरह से आप लेखांकन परंपराओं का भी पालन करते हैं। और इन्हें लेखांकन प्रथाओं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के नाम से जाना जाता है कि आपकी प्रथाएं क्या चली आ रही हैं, उनका आप पालन करें। लेखांकन प्रथाओं का जो तात्पर्य है, मीनिंग है, उन परंपराओं से है जिनका
लेखापालक लेखांकन के विवरणों को बनाते समय पालन करते हैं और लेखांकन प्रथाओं को लेखांकन का सिद्धांत या अवधारणा प्रिंसिपल और कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके बाद हम चार्ट के माध्यम से पहले समझते हैं लेखांकन के प्रकारों के बारे में और उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है लेखांकन प्रथाओं के प्रकार, इसका चार्ट आपको दिया गया है। तो काइंड्स या टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इसमें आपके पहले 4 कैटेगरी उन्होंने बनाई हुई हैं और पहला है हमारे पास रूढ़िवादिता की प्रथा, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये रूढ़िवादिता की प्रथा हमको बताती है कि लाभ का आशय नहीं करें और सभी संभावित हानियों के लिए प्रावधान करें, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो आपको याद रखना है कि आप भविष्य में होने वाले लाभों के लिए कोई प्रावधान ना करें, बल्कि आप भविष्य में होने वाली हानियों का प्रावधान अनिवार्य रूप से अपने लेखांकन में करें। ये हमारा क्या है, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की प्रथा आपको इसमें बताई जाएगी। और दूसरा हमारे पास है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो इसका एस्पेक्ट आपको चार्ट में अगले अप्रोच में बताया गया है कि महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रकट करना, तो डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स कि आपके व्यवसाय के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप निश्चित तौर पर अपने अकाउंट्स में प्रकट करें, उनको बताएं। और द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है थर्ड वन, वह है नियमितता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो लेखांकन के तरीकों को नियमित रूप से जारी रखना, तो कंटिन्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस रेगुलरली। तो जो आप काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी आप अपना रहे हैं, उसको कंटिन्यूसली आप आगे अपनाते रहें। डिटेल अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। और लास्ट वन जो हमारे पास रहेगा वह है सारता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का आप अवलेखन करें, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स आपको करना है। तो इस तरह से अभी हम चार्ट के माध्यम से समझ रहे थे लेखांकन प्रथाओं के प्रकार के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो जो प्रथाएं हमारे पास थी उनको थोड़ा हम डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहली जो प्रथा है हमारे पास वह है रूढ़िवादिता की प्रथा। तो रूढ़िवादिता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है और किस तरीके से हम इसमें वर्क करेंगे, तो चलिए इसकी डिटेल थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो इसका जो बेस है आपके पास वो क्या है कि लाभ की आशा नहीं करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। तो एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो इस प्रथा के अनुसार लेखों में सभी संभावित हानियों की व्यवस्था की जाती है। आप अनुमान करते हैं कि आपको भविष्य में क्या हानि होने वाली है, तो उस हानि का लेखा आप अपनी पुस्तकों में अनिवार्य रूप से करते हैं। लाभों की ओर आप ध्यान नहीं देते हैं कि भविष्य में क्या लाभ होगा, वो आपके व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि भविष्य में यदि कोई हानि होने की संभावना है तो आप उसका लेखा जरूर करेंगे। और इसी के आधार पर, इस रूढ़िवादिता प्रथा के आधार पर ही आप क्या करते हैं कि आप जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं, चिट्ठा बनाते हैं, तो उसमें संपत्तियों पर हिरास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन काटा जाता है, और जो आपके डेटर्स होते हैं, देनदार, उन पर आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी आयोजन करते हैं। और दायित्वों और आयोजनों को संभावित हानियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अंतिम रहतिये का आप मूल्यांकन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्रय और बाजार मूल्य में से जो भी कम होता है उस पर आप करते हैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लेस, वो आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और इस संबंध में जी एली ने भी कहा है कि संदेह की दशा में वह तरीका अपनाया जाएगा जिससे लाभ का अंक और या संपत्ति का मूल्यांकन न्यूनतम रहे या हानि का अंक और दायित्व का मूल्यांकन अधिकतम रहे। तो ये इन्होंने एक बेसिक आपको दे दिया कि इस तरीके से आप ध्यान रखें। और इस प्रथा के अनुसार सतर्कता रखने पर व्यवसाय की जोखिम न्यूनतम हो जाती है, क्योंकि हम इसमें ध्यान रख रहे हैं कि हमारा कोई भी जो वैल्यूएशन है तो वो इस तरीके से रहे कि भविष्य में कोई भी लॉस यदि हमको होने वाला है तो उसका प्रावधान हम अनिवार्य रूप से कर लें।
और जैसा कि अभी हमने जो बात की थी, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन हम करते हैं, हिरास लगाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करते हैं। तो ये सारा की सारा जो काम है आपका, तो वो रूढ़िवादिता की प्रथा के अंतर्गत आता है, जिसको कि हम कहेंगे कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। देन जो सेकंड वन हमारे पास है वह है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। इसमें आप क्या करेंगे कि इसका जो कार्य है इस प्रथा में, तो लेखांकन का कार्य पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता और नियमानुकूल तथा संबंधित वित्तीय अधिनियम के अनुसार किया जाता है। तो आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, आपको बेस्ड नहीं होना है, और जो भी आपके नियम हैं आप उनको फॉलो करें, और इसी के आधार पर व्यापार खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठी का निर्माण जो आप करते हैं, फाइनल अकाउंट आप बनाएंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उनको तैयार किया जाता है। और इसी कारण लेखांकन के जो फैक्ट्स हैं आपके, जैसे इरास की विधि में परिवर्तन, स्टॉक के मूल्यांकन में परिवर्तन, और निवेशों के मूल्यांकन की रीति या संभाव्य दायित्व, इनको जो आपके बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आपने जो भी चेंजेस किया है उसको एज ए फुटनोट आप दिखाते हैं। और जो पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा है, इसका उद्देश्य है कि व्यवसाय के स्वामी जो आपके हैं, स्वामियों, अंशधारियों, ऋणदाताओं, लेनदारों और निवेशकों को व्यापार की वास्तविक आर्थिक स्थिति की जानकारी देना और उनसे संबंधित पर्याप्त सूचनाएं देना है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यवसाय से कई एक्सटर्नल पार्टीज जुड़ी रहती हैं, तो वो लोग जानना चाहते हैं, चाहे आपके व्यवसाय के स्वामी अंशधारी हों, ऋणदाता हों जो आपको पैसे देते हैं, लेनदार हैं जिन्होंने आपको उधार माल बेचा है, या आपके इन्वेस्टर हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, तो वो सभी आपके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को जानना चाहते हैं और सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये फुल डिस्क्लोजर वो सभी सूचनाएं उनको आसानी से उपलब्ध कराती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को बताएं। देखिए, व्यवसाय में कई सारे सीक्रेट होते हैं, उनको हम किसी को भी नहीं बताते हैं, तो यहाँ भी आपको नहीं बताना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छुपा लें। तो जो संबंधित जानकारी है आप उनको निश्चित तौर पर दें और अपने सीक्रेट्स आप अपने पास रखें। तो इस तरीके से ये हमारी फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन को अभी हम समझ रहे थे। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है नियमितता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसमें आप क्या करेंगे, तो इसके अनुसार विभिन्न व्यावसायिक वर्षों में लेखांकन की रीतियाँ, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एक समान रहनी चाहिए और इन्हीं रीतियों के आधार पर वित्तीय विवरण बनने चाहिए। कहने का एस्पेक्ट ये है कि आपने जो नियम आपने बनाया है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यूटी के साथ आप आगे बढ़ाते रहें। और ऐसा रहने पर क्या है कि जब आप कंटिन्यूटी के साथ नियमों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि विभिन्न वर्षों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करना और उद्देश्य के अनुसार निष्कर्ष निकालना सरल रहता है। जब आपके नियम आपने एक जैसे फॉलो किए हुए हैं तो आसानी से आप तुलना कर सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझें तो संपत्ति पर ह्रास लगाने की विधि प्रति वर्ष एक समान रहनी चाहिए। जो भी डेप्रिसिएशन की मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्थायी किस्त पद्धति हो या घटती किस्त पद्धति या अन्य कोई आप प्रयोग करें, तो उसको आप कंटिन्यूसली प्रयोग करें, फिक्स्ड एसेट्स और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो इस तरीके से आप उसको प्रयोग करें लगातार। और अंतिम रहती है कि जो मूल्यांकन की विधि है उसको भी आप होल्ड करें। तो ऐसा करने पर जो आपके वित्तीय विवरण हैं वो व्यापार की सही स्थिति को बताएंगे। लेखांकन एक विज्ञान भी है, तो इसको पहले हम समझ चुके हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। तो चूँकि विज्ञान है तो इस कारण नियमितता की स्थिति में परिवर्तन परिस्थिति की मांग के अनुसार किया जा सकता है। यदि कोई विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप देख लीजिए उसको और नई विधि को आप अपना सकते हैं। ऐसा करते समय आप जो भी काम कर रहे हैं उसका आप फुटनोट बना करके दें और साथ ही साथ इसके मौद्रिक प्रभाव को भी आप बता दें कि आपने परिवर्तन जो किया है वो क्यों किया है।
और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार लेखा विधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कंपनी के वित्तीय विवरणों में दिखाना अनिवार्य है। और जो आपका कंपनी लॉ है वह भी आपको रेगुलेट करता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो आप उसका क्लैरिफिकेशन दें कि आपने उसको क्यों किया है, जिससे कि आपके अकाउंट्स क्लियर रहें। एंड लास्ट वन हमारे पास है सारता की प्रथा, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। तो इस प्रथा के अनुसार लेखांकन में वित्तयुक्त महत्वपूर्ण तथा उपयोगी घटनाओं और तथ्यों का उल्लेख किया जाता है और वित्त रहित सारहीन तथ्यों और घटनाओं को छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने व्यवसाय से संबंधित जितने भी मौद्रिक लेन देन हैं उनका आप लेखा करेंगे और बाकी के जो लेन देन आपके हैं जिनका वित्त से संबंध नहीं है उनका आप लेखा जोखा नहीं करेंगे। और लेखांकन में सारपूर्ण और सारहीन तथ्यों का निर्णय व्यवसाय की प्रकृति। अब महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा फैक्ट हमारे काम का है कौन सा नहीं है, तो वो व्यवसाय की प्रकृति, घटना की प्रकृति, परिस्थिति, आवश्यकता, राशि और निर्णय की महत्ता को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है कौन सी महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो निर्णय आपका है। और इसी आधार पर आधुनिक प्रकाशित वित्तीय विवरणों में रुपये के सन्निकट परिणामों को लिखा जाता है और पैसे को छोड़ दिया जाता है। जैसे हम पैसे को कन्वर्ट करते हैं कि निकटतम अंकों तक उसको कंप्लीट फिगर बना दिया जाता है, क्योंकि जहाँ लाखों का ट्रांजैक्शन हो रहा है जहाँ वहाँ 10-20 पैसे की कोई बात नहीं होती, तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, 100-50 रुपये कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। और भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 में भी ये व्यवस्था है कि कंपनियां निकटतम रुपये में राशियों का उल्लेख कर सकती हैं। तो आप देखिए, बहुत छोटा व्यापारी है तो उसको तो 10-20 पैसे का भी महत्व है, और बहुत बड़ा व्यापारी है, बड़े ट्रांजैक्शन है तो 150 रुपये का भी कोई महत्व नहीं है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सारता की प्रथा है उसका प्रयोग लेखापाल के निर्णय और विवेक पर निर्भर करता है, और लेखापाल अपने विवेक, सुविधा और आवश्यकता को ध्यान में रखकर किसी आर्थिक घटना को सारपूर्ण या सारहीन मानता है। तो वो आपको जजमेंट लेना है कि वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। अब यहाँ एक बात और निकल के आती है कि कोई मद एक संस्था के लिए सारपूर्ण हो सकती है तो वही मद दूसरे संस्था के लिए सारहीन। कोई चीज़ मेरे काम की है और हो सकता है कि वो आपके किसी मतलब की ना हो, तो इस तरीके का हो सकता है। और सेम प्रोसेस कोई मद किसी एक वर्ष के लिए सारपूर्ण हो सकती है और दूसरे वर्ष सारहीन भी हो सकती है। तो इस साल मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है मुझे उसकी आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरीके से अभी हम जो बात कर रहे थे तो वो बात थी आपकी लेखांकन प्रथाओं के प्रकार के बारे में। तो हमने इन 4 प्रकारों पर अभी चर्चा की थी। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं, और जो अगला टॉपिक हमारे सामने स्क्रीन पर है वह है लेखांकन की आधारभूत संकल्पनाएं या अवधारणाएं या सिद्धांत, बेसिक अजम्पशंस और कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वह है हमारे सामने लेखांकन अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों का यथा समय उचित पुस्तकों में लेखा करना और उचित समय पर इसे प्रबंध के समक्ष उपस्थित करना है। तो कहने का एस्पेक्ट ये है कि आप जो लेखांकन अवधारणा प्रयोग करेंगे और ऐसा समयबद्ध रूप से करने पर लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम रह जाती है। और साथ ही साथ इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का समय समय पर आकलन करने के लिए वित्तीय लेखों को आवश्यकता के अनुसार निश्चित समय, मासिक, तिमाही, छमाही पर बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अकाउंटिंग के लिए एक अवधि का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और जनरली ये जो हम टाइम पीरियड फॉलो करते हैं वो हमारा 1 वर्ष का होता है।
और हमारे सामने जो वर्ष रहते हैं तो एक कैलेंडर ईयर होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट 31 दिसंबर को बंद होता है, और दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल ईयर होता है जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और आयकर चूँकि हमको देना होता है तो इस कारण 1 वर्ष की अवधि हम मान के भी चलते हैं, और जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसको हम प्रयोग करते हैं। इस जो अवधारणा है तो उसका प्रभाव आपका क्या पड़ेगा, जो आपने अवधि प्रयोग की है उसका बेनिफिट क्या है आपके लिए। तो पहली बात तो ये कि 1 वर्ष की वित्तीय स्थिति की तुलना अन्य वर्षों से की जा सकती है। दूसरा, 1 वर्ष की उपार्जन क्षमता अर्निंग कैपेसिटी की भी आप तुलना कर सकते हैं। और जो तुलनाएं हैं, कंपैरेटिव स्टडी आप कर रहे हैं तो प्रबंध का नियोजन करने और व्यापार की क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। और लास्ट वन कि व्यापार के स्वामी और बाहरी व्यक्ति भी अपनी जिज्ञासा की जानकारी सरलता से प्राप्त कर उचित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने एक अवधि फॉलो की हुई है, टाइम पीरियड आप प्रयोग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने अकाउंट बनाया है, कितने टाइम पीरियड को आपने स्टैंडर्ड माना है, और वो आप कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। तो ये सारा प्रभाव आपको इस कंसेप्ट का अपने व्यवसाय पर दिखाई देगा। दूसरा है हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार की कुल संपत्तियां हमेशा उसके कुल दायित्व के बराबर होती हैं। तो द टोटल एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू इट्स टोटल लायबिलिटी। इसको आप याद रखें द्विपक्षीय अवधारणा को। और प्रत्येक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के समय भी हमने इसको समझा था, नाम और जमा। और इसी कारण प्रत्येक नाम के समतुल्य जमा होता है। तो जितना आपका डेबिट होगा उतना ही आपका क्रेडिट होगा। और इसी तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक लेन देन का संपत्ति और दायित्व पर समान रूप से साथ साथ प्रभाव पड़ता है। इस कारण से हमेशा टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होता है। कुछ अकाउंटिंग आपकी इक्वेशन आपको बताता हूँ। तो जैसे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़, जो आपकी संपत्तियां हैं वो पूंजी प्लस दायित्व का योग है। अब ये तो आपका बेसिक इक्वेशन था। अब यदि हम इस पर आगे चर्चा करें, आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो कैपिटल आप किस तरीके से निकालेंगे। तो कैपिटल इज इक्वल टू आपके पास रहेगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, क्योंकि बेस समीकरण को आप इंटरचेंज कर दीजिए। और यदि आपको लायबिलिटी फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इस तरीके से हम द्विपक्षीय अवधारणा को याद रखें कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होगा। यदि हम इसके प्रभाव की बात करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट्स ऑफ दिस कंसेप्ट, तो यदि किसी लेन देन का एक पक्ष का लेखा किया जाए और दूसरे पक्ष का यदि आप लेखा नहीं करेंगे तो आपके व्यवसाय की सही स्थिति आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हाल के परिवर्तनों में जो तकनीकी प्रगति की तीव्रता के कारण उत्पादन की गति भी काफ़ी तीव्र होती है, और इस यह अवधारणा इनका अभिलेखन करने में सहायता करती है। और कर्मचारियों की गलती, धोखेबाजी को भी आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए आपके अकाउंट्स में गलतियों में कमी होती है। तो ये बात थी आपकी द्विपक्षीय अवधारणा के बारे में। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप अपने व्यवसाय की पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जो मौद्रिक होते हैं। तो ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच आर कैपेबल और बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जिन घटनाओं का आप मौद्रिक वैल्यूएशन नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं, उनको आप अपने व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में नहीं लिखते हैं। जैसे औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, इनमें जो परिवर्तन होते हैं या कोई कर्मचारियों की हड़ताल है, ये इन सब बातों को आप
मनी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते समय नहीं लिखते हैं, तो वह घटना जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता खातों की बहियों में नहीं लिखी जाती। तो एन इवेंट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखेंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो ये बात थी आपकी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के बारे में। इसके बाद अगला जो बिंदु है वह है हमारे पास प्राप्ति की अवधारणा, रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो व्यापार की आय को मापने का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यावसायिक क्रियाओं के फलस्वरूप स्वामी की पूंजी में हुई वृद्धि को आय रेवेन्यू कहते हैं, और लेखांकन के दृष्टिकोण से आगम माल के विक्रय से प्राप्त राशि या प्राप्त होने वाली राशि से है। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, इट मस्ट बी कंसर्न विद द स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। तो जो भी आपकी प्राप्ति अवधारणा है इसमें आपको याद रखना है कि जो भी आप माल का क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो जो आपने माल बेचा है उससे प्राप्त राशि की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अभी हमने जो बात की वो क्या बात थी, प्राप्ति की अवधारणा, रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो इसको भी आप अपने व्यवसाय का लेखांकन करते समय याद रखें, क्योंकि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन जहाँ कंप्लीट हो चुका है, यानी आप ये मान के चलते हैं कि आपको वो पैसा मिल गया है और आप उसका रिकॉर्ड आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका जो प्रभाव है, तो आगम प्राप्ति के बिना कोई भी व्यावसायिक इकाई अर्जन नहीं कर सकती, परिणाम स्वरूप व्यवसायिक इकाई का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो जो भी आपकी प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर के अनुसार आप अपनी रेवेन्यू जनरेशन पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम अगली स्लाइड की ओर बात करें, तो आगे जो हमको दिया गया है वह है पृथक इकाई की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापारी व्यापार की स्थापना करता है। जैसा कि हम जानते हैं हमारा उद्देश्य लाभ कमाना होता है, और ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आपके व्यापार और व्यापारी को अलग अलग करते हैं। कहने का एस्पेक्ट ये है कि भले ही आपका व्यापार है, आप उसके मालिक हैं, लेकिन जो लेन देन आप करेंगे तो वो उसी तरीके से करेंगे जैसे कि आप दूसरे व्यक्तियों के साथ करते। आपने व्यवसाय में पूंजी लगाई तो पूंजी पर आपको ब्याज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यदि उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आपको उस पर ब्याज मिलता। तो व्यवसाय आपको पूंजी का ब्याज देगा। पूंजी कैपिटल व्यवसाय के लिए लायबिलिटी होती है, दायित्व है। इसी तरीके से यदि आपने व्यवसाय से कोई आहरण किया है तो आहरण पर ब्याज आपको अपने व्यापार को देना होगा, क्योंकि यहाँ जो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट है तो वह हम इस प्रकार से मान करके चल रहे हैं कि यदि ये लेन देन हम अपने व्यापार के साथ नहीं करते, अन्य लोगों के साथ करते, तो उनको भी हम प्रॉपर रिस्पॉन्सिव इंटरेस्ट वगैरह देते। तो ये बात थी आपकी सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो इसको आप याद रखें। और इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ दिस कंसेप्ट, तो व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी आपको सरलता से हो जाती है, और व्यापार की अर्जन शक्ति, अर्निंग कैपेसिटी की गणना सुविधापूर्वक आपके द्वारा आसानी से की जा सकती है। इसके बाद जो अगली बिंदु है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट है, और कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत आपको याद रखना है कि आप अपने चिट्ठी में जो संपत्तियों को दिखाते हैं उनको लागत मूल्य पर आपको दिखाना है। अगला बिंदु है हमारे पास चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने व्यवसाय का जीवन अनंत मान के चलते हैं, और हम ये मानते हैं कि हमारा व्यवसाय लगातार चलता रहेगा। इसी के आधार पर हम व्यापारिक लेन देनों को करते हैं। और लास्ट बात जो हमारे सामने है वो है अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आपकी जो संतुलन अवधारणा है वो आपको बताती है कि आपकी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होती हैं।
इसके बाद हम बात करें तो वो है वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने व्यवसाय में जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होने चाहिए, वाउचर्स होने चाहिए, उनको आप प्रॉपरली मैनेज करें। द नेक्स्ट वन है पूंजी अवधारणा। तो इसका मतलब ये है कि पृथक रूप से पूंजी का अभिलेखन किया जाता है। कैपिटल को आप अलग से मेंटेन करते हैं, जो कि आपकी एकाकी व्यापार, पार्टनरशिप और कंपनी में आपके पास होती है। कंपनी में शेयर कैपिटल भी आप मैनेज करके चलते हैं, और इसका प्रभाव ये है कि व्यवसाय की अर्जन शक्ति को आप आसानी से जान सकते हैं, ठीक है ना। और इस तरह आप अपने व्यापार की क्षमता भी कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन है लागत और व्यय के मिलान की अवधारणा। तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। तो इसमें आप अपने जो आपके रेवेन्यू हैं और जो एक्सपेंसेस हैं उनको आप मिलान करते हैं, और उसी के आधार पर आप अपने व्यवसाय का लाभ हानि निर्धारित करते हैं। और लास्ट है आपके लिए एक्चुअल कंसेप्ट। तो इसमें जो भी आपका व्यावसायिक अवधि है, तो 1 वर्ष का जो भी लाभ होगा वह स्वामी की समता पूंजी में वृद्धि करता है, हानि में आपकी पूंजी कम होती है। तो इस तरीके से आप इसमें उपार्जन अवधारणा का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसमें नगद और उधार लेन देनों का आपका लेखा किया जाता है। कहने का एस्पेक्ट, जो आपने ट्रांजैक्शन डील किया है, भले ही आपको पैसा बाद में मिल जाएगा, पैसा एक्यूर्ड हो चुका है, आप उसको अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने इन बिंदुओं पर चर्चा की। और लास्ट पॉइंट पर हम इसकी लेखांकन सिद्धांतों की सीमाओं की बात करें तो कुछ कमियां जो हैं, तो नो सेपरेट लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कोई अलग से इसकी सूची नहीं है, केवल मौद्रिक घटनाओं का ही आप लेखा करेंगे, ओनली मॉनेटरी जो आपकी इवेंट्स हैं। आर्थिक चिट्ठा वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो आप सिद्धांत लगाते हैं उसमें क्या है कि आप लाभ का ध्यान नहीं रखते हैं, केवल हानियों का ही आप लेखा करते हैं, तो सही स्थिति नहीं बताता। और जो आपके लेखांकन के जो रूल्स हैं वो पूर्णतः निश्चित नहीं हैं, तो आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ उसमें परिवर्तन करते हैं। और प्रयोग में अंतर, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका प्रयोग करते हैं। और एकमतता का अभाव, तो लेक ऑफ कॉमन व्यू, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं पाई जा रही है। और बहुत लास्ट वन जो पॉइंट है, नॉट बाइंडिंग, तो बाध्यकारी नहीं है। तो इस तरीके से इसमें कुछ लेखांकन सिद्धांतों में कमियां भी हैं। तो ये थी आज की बात जो हमने इस वीडियो के माध्यम से की, लेखांकन अवधारणाएं और परंपराओं के बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप सभी ने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।